उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख है। कहाँ स्थित है? तो कालसी में है। उत्तरांचल में एक अशोक का एक रिकॉर्ड है, ठीक है, यानी शिलालेख है। ओके, एडिक्ट है। तो कहाँ स्थित है? कालसी में। अशोक का एक शिलालेख कहाँ स्थित है? उत्तरांचल में, जो उत्तराखंड भी कहा जाता है। तो कालसी में है। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख है। कहाँ? कालसी में। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख है। कहाँ? कालसी में। कालसी में अशोक का शिलालेख है। अशोक का शिलालेख कहाँ है? कालसी में। कालसी कहाँ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में क्या है? कालसी है। कालसी कहाँ है? उत्तराखंड में। कालसी कहाँ है? कालसी कहाँ है? उत्तराखंड में है, ठीक है। अशोक का शिलालेख है कालसी में। ओके, अशोक का शिलालेख उत्तरांचल में कहाँ है? कालसी में। अशोक का शिलालेख उत्तराखंड में कहाँ है? अशोक का शिलालेख उत्तरांचल में कहाँ है? सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने। सांची का स्तूप किसने बनाया था? अशोक ने बनाया था, ठीक है। और अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो जेम्स प्रेसप था, ठीक है। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रेसप था। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में किया गया? तो 13वां वाला में किया गया, ठीक है। कलिंग युग का विजय और क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? शिलालेख 13 में है, ठीक है। कलिंग युद्ध का विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? शिलालेख 13 में है। ओके, शिलालेख 13 में है अशोक के शिलालेख का वर्णन। कलिंग विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? 13वां वाला में है, ठीक है। कलिंग के विजय के बारे में प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। प्रसिद्ध मेगास्थनीज भारत के दरबार में आए थे किसके समय में? चंद्रगुप्त के समय में। और इसने ही बोला था कि भारतीयों को लिखने की कला नहीं आती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? 305 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब हराया था? 305 ईसा पूर्व में। 305 ईसा पूर्व में। 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस को हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब हराया था? सेल्यूकस को कब हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने? 305 ईसा पूर्व में। सेल्यूकस को कब हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने? कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? अशोक रहता था। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीता था। अशोक ने कलिंग को कब जीता था? 261 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब हराया था? 305 ईसा पूर्व में। सेल्यूकस को कब हराया था? 305 ईसा पूर्व में। अशोक ने कलिंग को कब जीता था? 261 ईस्वी में, पूर्व में। अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग को जीता था। अशोक ने कब जीता था कलिंग को? 261 में, ईसा पूर्व में। और इसने भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को त्याग दिया, सदा के लिए त्याग दिया। भारी रक्तपात देख करके युद्ध की नीति को त्याग दिया अशोक ने। कलिंग को कब जीता था अशोक ने? 261 ईसा पूर्व में। कलिंग को कब जीता था अशोक ने? 261 ईसा पूर्व में। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिपि में है? प्राकृतिक और ब्राह्मी लिपि में है, ठीक है। अशोक के अधिकांश लेख किस भाषा में है? प्राकृतिक व ब्राह्मी लिपि में है। अशोक का अधिकांश अभिलेख किस भाषा में है? प्राकृतिक व ब्राह्मी लिपि में। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य ने ब्रिसल, यानी ब्रिसल का मतलब निम्न कोटि, ओके, शब्द का प्रयोग किया गया है? तो मुद्रा राक्षस में, जिसके रचयिता विशाखदत्त है, ठीक है। इस चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के लिए क्या प्रयोग किया गया है? ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया है। और मुद्रा राक्षस में यह वर्णन किया गया है। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल मतलब निम्न शब्द का प्रयोग किया गया है? यह मुद्रा राक्षस में किया गया है। मौर्य नरेश के बारे में कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था। देखिए,
उन्होंने कला, संस्कृति और साहित्य का विकास किया था। सही बात है। प्रांतीय विभाजन किया था, हाँ किया था। और हिंदू कुश तक उसका साम्राज्य फैला था। मौर्य का शासन कहाँ तक फैला था? हिंदू कुश तक गया था। मौर्य का शासन कहाँ तक गया था? मौर्य का शासन कहाँ तक गया था? हिंदू कुश गया था। प्रांतीय विभाजन किया था। प्रांतीय विभाजन कला, संस्कृति के साहित्य को ऊपर पहुँचाया। प्रांतीय विभाजन किया, हिंदू कुश को तक अपना साम्राज्य बढ़ाया मौर्य नरेश ने। मौर्य नरेश ने के बारे में कौन सा? ये हिंदू कुश तक था उनका साम्राज्य। मौर्य का शासन कहाँ तक फैला हुआ था? मौर्य का शासन कहाँ तक फैला हुआ था? हिंदू कुश तक। मौर्य का शासन कहाँ तक फैला हुआ था? मौर्य का शासन हिंदू कुश तक फैला हुआ था। और मौर्य ने प्रांतीय विभाजन किया था। मौर्य ने क्या किया था? प्रांतीय विभाजन किया था। मौर्य ने क्या किया था? प्रांतीय विभाजन किया था। संस्कृत, कला, साहित्य को ऊंचा पहुंचाया। कलिंग, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। हाँ, जोड़ लिया था। 261 ईसा पूर्व में हराया था कलिंग को। कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय या समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। हाँ, दक्षिण भारत में आने वाला जो समुद्र था और स्थलीय मार्ग को नियंत्रित करता था, इसलिए 261 ईसा पूर्व में अशोक ने उसे हराने की सोचा और हरा दिया। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया। ठीक है, कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया अशोक ने। सही बात है। कलिंग जो है आने वाले स्थलीय समुद्री मार्ग को नियंत्रित करता था कलिंग। ओके, कलिंग क्या करता था? स्थलीय व समुद्री मार्ग को नियंत्रित करता था। कलिंग क्या करता था? दक्षिण भारत को। कलिंग क्या करता था? दक्षिण भारत को स्थलीय व समुद्री मार्ग को नियंत्रित करता था। अशोक के जो शिलालेख है, रॉक एडिक्ट, संगम राज्य के बारे में बताते हैं। दूसरा और 13वां। अशोक का जो शिलालेख है संगम राज्य के बारे में बताते हैं। दूसरा और 13वां जो है संगम राज्य के बारे में बताते हैं। अशोक का जो एडिक्ट है तो दूसरा और 13वां संगम राज्य के बारे में बताते हैं। संगम राज्य के बारे में कौन सा एडिक्ट बताते? रॉक एडिक्ट। दूसरा और 13वां संगम राज्य के बारे में कौन बताता है? दूसरा और 13वां। कलिंग विजयी तथा क्षत्रियों का वर्णन भी इसी में शिलालेख में किया गया। 13वां वाला में सिर्फ है, मात्र 13 वाला में, लेकिन संगम राज्य के बारे में दूसरा और 13वां दोनों में बताता है अशोक का शिलालेख में। ओके, अशोक का जो शिलालेख है दूसरा और 13वां में संगम राज्य के बारे में बताता है और 13वां में केवल क्षत्रिय और कलिंग विजय के बारे में बताता है। कलिंग विजय 261 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक किया। दूसरा, कलिंग जो है दक्षिण भारत को स्थलीय समुद्री मार्ग को नियंत्रित करता था, इसलिए अशोक ने कलिंग को हराने की सोचा 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हराया था। अशोक के राज्यादेश के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। हाँ, सही थी। सोशल हार्मोनी को अधिक महत्व देता था। ठीक है, धर्म के तुलना में धार्मिक निष्ठा नहीं होता, जैसे पूजा पाठ ये सब वो सब अनुष्ठान वगैरह धार्मिक होता है ना, वो सब को छोड़ करके उसके तुलना में क्या दिया था? सोशल हार्मोनी को वेटेज दिया था। ठीक है, सोशल हार्मोनी को यानी सामाजिक समरसता के बारे में अधिक वेट देता था। ठीक है, उसने धर्म संवर्धन, ठीक है, के स्थान पर समता के विचारों को प्रसार किया। देखिए, उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर क्या किया? सोशल हार्मोनी को प्रचार किया था। ठीक है, अशोक के राज्यादेश धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता की मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्व होती है। उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता यानी हार्मोनी को और इक्वालिटी को विचारों को प्रचार किया। ठीक है, सोशल हार्मोनी को। किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक उल्लेख किया गया है? तो मास्की में। ठीक है, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख है। कहाँ? कालसी में। ठीक है, कालसी में जो उत्तरांचल में है, ठीक है, वहाँ अशोक का शिलालेख है। उत्तरांचल जो उत्तराखंड आज कहला रहा है। राज्यादेश में अशोक का व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख किसमें मिलता है? तो मास्की अभिलेख में मिलता है। किसमें मिलता है? मास्की अभिलेख में मिलता है उसका नाम।
अशोक का नाम किस में मिलता है? मास्की अभिलेख में मिलता है। अशोक का नाम व्यक्तिगत नाम कहाँ मिलता है? मास्की अभिलेख में। अशोक का व्यक्तिगत नाम कहाँ मिलता है? अशोक का व्यक्तिगत नाम कहाँ मिलता है? मास्की अभिलेख है। अशोक का व्यक्तिगत नाम अशोक कहाँ मिलता है? अशोक का व्यक्तिगत नाम अशोक कहाँ मिलता है? मास्की में मिलता है। ठीक है, मास्की में क्या मिलता है? अशोक का व्यक्तिगत नाम। मास्की में क्या मिलता है? मास्की में क्या मिलता है? अशोक के व्यक्तिगत नाम। ठीक है। कालसी कहाँ है? उत्तराखंड में। वक्तव्य में से कौन सा वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? देखिए, इस पर क्या है, बढ़िया पॉलिश किया हुआ है, सही बात है। ये अखंड है, स्तंभों का संडा सुंडाकार है। ठीक है, डी गलत है। स्थापत्य संरचना के भाग का है, नहीं। हाँ, इस पर बढ़िया पॉलिश है, ये अखंड किया हुआ है और सैंड सुंडाकार है। ठीक है, इस पर बढ़िया पॉलिश किया हुआ है, सही बात है। अशोक का जो प्रस्तर किया हुआ ये अनब्रेकेबल है। ठीक है, अनब्रेकेबल, जो टूटा नहीं सकता, ये अखंड है। ठीक है, ये अखंड है, अनब्रेकेबल है। इस पर बढ़िया पॉलिश किया हुआ। स्तंभों पर सैंड सुंडाकार है। ठीक है, यानी कर्वनुमा है। स्तंभों का सैफ्ट सुंडाकार है। ठीक है, यानी कर्वनुमा है। ये अनब्रेकेबल है और इस पर बढ़िया पॉलिश किया हुआ है अशोक का स्तंभ। श्रीनगर की स्थापना किसने किया था? अशोक ने। आगरा के नगर की स्थापना किसने किया था? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। श्रीनगर की स्थापना किसने किया था? तो अशोक ने। श्रीनगर की स्थापना किसने किया? श्रीनगर की स्थापना किसने किया? अशोक ने। उत्तरापक्ष तक्षशिला को कहा जाता था। उत्तरापक्ष जो था तक्षशिला था। उत्तरापक्ष कौन था? तक्षशिला था। तो दक्षिणापथ सुवर्णगिरी था। दक्षिणापथ क्या था? सुवर्णगिरी। दक्षिणापथ सुवर्णगिरी, ये मौर्य सम्राट का राजधानी है। दक्षिणापथ का राजधानी कौन था? सुवर्णगिरी। दक्षिणापथ की राजधानी कौन थी? सुवर्णगिरी। दक्षिणापथ की राजधानी कौन थी? दक्षिणापथ की राजधानी कौन थी? सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी किसका राजधानी था? दक्षिणापथ का। सुवर्णगिरी किसकी राजधानी थी? सुवर्णगिरी किसका राजधानी थी? तो दक्षिणापथ का। तक्षशिला उत्तरापक्ष का। अवंती राष्ट्र जिसका उज्जैनी था। ठीक है, राजधानी अवंती राष्ट्र का राजधानी उज्जैनी था। अवंती राष्ट्र का राजधानी उज्जैनी किसकी राजधानी थी? अवंती राष्ट्र का। उज्जैनी किसकी राजधानी थी? उज्जैनी किसकी राजधानी थी? अवंती राष्ट्र का। प्राची जो पूर्वी प्रदेश कहलाता, प्राची मैंने पूर्वी प्रदेश की राजधानी पाटलिपुत्रा था। प्राची मैंने पाटलिपुत्रा की राजधानी था। ठीक है, पाटलिपुत्रा किसका राजधानी था? पूर्वी प्रदेश का। तो अवंती किसका राजधानी था? उज्जैनी का। तो दक्षिणापथ का सुवर्णगिरी और उत्तरापक्ष तक्षशिला, ये इसका आंसर हुआ। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है? तो अर्थशास्त्र में। तो मुद्रारक्षण ने ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया था चंद्रगुप्त के लिए, यानी निम्न कोटि का। ओके, निम्न जाति का। तो शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग तो अर्थशास्त्र में किया था, चाणक्य जी का जो बुक है। ठीक है, शूद्र जो है आर्य कहलाए। ठीक है, का प्रयोग अर्थशास्त्र में किया गया है कि शूद्र भी आर्य है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? तो उपगुप्त से। अशोक ने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? तो उपगुप्त से लिया था। ठीक है, उपगुप्त से अशोक ने लिया था। और अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से हुआ था। किससे प्रभावित हुआ था? तो निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित हुआ था। ठीक है, चौथे वर्ष में किससे प्रभावित हुआ? निग्रोध के। अशोक अपने चौथे वर्ष में प्रभावित हुआ निग्रोध से। ठीक है, जिसने वो बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, तो उपगुप्त से लिया था। ठीक है, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित हुआ था। किससे प्रभावित हुआ था? किससे प्रभावित हुआ था अशोक किससे प्रभावित हुआ? निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित हुआ था। ठीक है, और फिर उपगुप्त से ये बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया।
किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? तो मेगास्थनीज ने। ठीक है, पाटलिपुत्रा को पोलीब्रोथा किसने कहा था? तो मेगास्थनीज ने बोला था। क्या बोला था? पटना को, पाटलिपुत्रा को पोलीब्रोथा। क्या बोला था? पोलीब्रोथा। क्या बोला था? पाटलिपुत्रा को क्या बोला था? पोलीब्रोथा। किसने बोला था? मेगास्थनीज ने बोला था। ठीक है, किसने बोला था पोलीब्रोथा? मेगास्थनीज ने बोला था पाटलिपुत्रा को। पाटलिपुत्रा क्या बोला था? पोलीब्रोथा। किसने? मेगास्थनीज ने। पोलीब्रोथा किसने बोला था? पोलीब्रोथा किसने बोला था? मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्रा को। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता है? एग्रोनोमाई सड़क निर्माण के अधिकारी को कहा जाता है। ठीक है, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता है? तो सड़क निर्माण के अधिकारी को। एग्रोनोमाई किसे कहा जाता है? सड़क निर्माण के अधिकारी को। सड़क निर्माण के अधिकारी को एग्रोनोमाई कहा जाता था। कब? मौर्य काल में। एग्रोनोमाई सड़क निर्माण के अधिकारी को कहा जाता था। कब? मौर्य काल में। सड़क निर्माण के अधिकारी को एग्रोनोमाई कहा जाता था। कब? मौर्य काल में। सड़क निर्माण के अधिकारी को एग्रोनोमाई कहा जाता था। किस काल में? मौर्य के काल में। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गुड पुरुष। मौर्य काल में गुप्तचरों को कहा जाता था गुड पुरुष। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने को आपको मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश किया था? तो 30 ने। 30 TIS। ठीक है, 30 ने। श्रीलंकाई शासक था 30। श्रीलंका का शासक था जो अपने मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश किया। किसने? 30 ने। अशोक के आदर्शों के अनुरूप कौन ढालने की कोशिश किया? अशोक के आदर्शों को अपने अनुरूप ढालने की कोशिश किसने किया? तो 30 ने। ओके, श्रीलंकाई शासक सम्राट मौर्य अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश किया था। किसने? 30 ने। सम्राट मौर्य अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश किया था। किसने? अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश किया था। किसने? 30 ने। ठीक है, ये अशोक के आदर्शों के अनुरूप अपने आप को ढालने की कोशिश किया था। अशोक के आदर्शों के अनुरूप अपने आप को ढालने की कोशिश किया था। किसने? 30 ने। जिस जैन ग्रंथ में मौर्य सम्राट के जैन धर्म के अपनाने का उल्लेख है परिशिष्ट पर्व में बताया गया है। जैन ग्रंथ के इसी में बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था अपने लास्ट वर्ष में। ठीक है, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो परिशिष्ट पर्वन में मिलता है। परिशिष्ट पर्वन। किस महीने से मौर्य का राजकोषीय वर्ष चालू होता है? तो आषाढ़ महीना। आषाढ़ मतलब जुलाई महीना से चालू होता है। किस महीने से मौर्य का राजकोषीय वर्ष यानी फिजिकल ईयर्स आरंभ होता है? तो आषाढ़ महीना मतलब जुलाई में चालू होता था। आषाढ़ महीना मतलब जुलाई में चालू होता था अब मौर्य सम्राट का फिजिकल ईयर्स। ठीक है, फिजिकल ईयर्स अशोक सम्राट का जुलाई आषाढ़ में चालू होता था। किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? तो देखिए दोस्तों, चोल का किया गया है, पांडे का किया गया, सतीपाई का किया गया, केरल पुत्र को किया गया है। ठीक है, तो पहला है, देखिए पांडे को कहा गया है, सतीपाई केरल पुत्र को किया गया है। ओके, और 67 का ए होगा 1 3 4 5। ठीक है, 1 3 तो पहला चोल, दूसरा पांडे, तीसरा सतीपाई और पाँचवा केरल पुत्र। ठीक है, ये 4 वो ऑप्शन है। पहला चोल, दूसरा पांडे, तीसरा सतीपाई और चौथा केरल पुत्र। ऑप्शन में पाँचवा है केरल पुत्र। चोल, पांडे, सतीपाई, केरल पुत्र। चोल, पांडे, सतीपाई, केरल पुत्र। तो ठीक है, दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख से अशोक के शिलालेख में वर्णित है। किसमें वर्णित है अशोक का शिलालेख? चोल, पांडे, सतीपाई और केरल पुत्र। ठीक है, पांडे ना कि पल्लव। चोल, पांडे, सतीपाई और केरल पुत्र ये अशोक के
रिकॉर्ड में उल्लेखित किया हुआ है। ठीक है, चोल पांडे का ये सब का वर्णन किया हुआ है। चोल पांडे, सतीपा या केरलपुत का, इस चारों का वर्णन किया हुआ है किसमें? अशोक के रिकॉर्ड में। ठीक है, अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन है? शिलालेख है। अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत कौन है? शिलालेख है। ये 40 से भी शिलालेख बनाया था, ठीक है, पत्थरों पर। अशोक के बारे में सबसे अच्छा जानना है तो शिलालेख है। ठीक है, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? तो ब्राह्मी लिपि परिवर्तित हुई थी। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? तो ब्राह्मी लिपि परिवर्तित हुई थी। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? तो कहाँ चेंज किया था? ब्राह्मी लिपि, ठीक है, दक्षिण भारत में चेंज किया था। अशोक के काल में कौन सी लिपि भारत में चेंजेस किया था? तो ब्राह्मी लिपि चेंज किया था अशोक के काल में ही। ठीक है, अशोक के काल में ही ब्राह्मी लिपि क्या हुआ? चेंज किया गया। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के भारत के बाहर ही पाया गया है। किस देश में पाया गया है? तो अफ़गानिस्तान में पाया गया है। अशोक का जो रिकॉर्ड है वो भारत के उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। वह किस देश में पाया गया? तो अफ़गानिस्तान में पाया गया है। कि अफ़गानिस्तान में क्या पाया गया? भारत का अशोक का रिकॉर्ड। अफ़गानिस्तान में क्या पाया गया? अशोक का रिकॉर्ड पाया गया, यानी अशोक का अभिलेख पाया गया है अफ़गानिस्तान में। किस स्थान से अशोक के स्तंभ के लिए पत्थर लिया जाता था? तो चुनार से। किस स्थान से अशोक के स्तंभ के लिए पत्थर लिया जाता था? तो चुनार से लिया जाता था। किस स्थान से अशोक के स्तंभ के लिए पत्थर लिया जाता था? तो चुनार से लिया जाता था। कहाँ से लिया जाता था अशोक के स्तंभ के लिए? चुनार से। अशोक के स्तंभ के लिए पत्थर कहाँ से लिया जाता था? अशोक के स्तंभ के लिए पत्थर कहाँ से लिया जाता था? चुनार से। ठीक है, चुनार से क्या लिया जाता था? अशोक के स्तंभ के लिए पत्थर। चुनार से क्या लिया जाता था? अशोक के स्तंभ के लिए पत्थर लिया जाता था। चुनार से क्या लिया जाता था? अशोक के स्तंभ के लिए पत्थर लिया जाता था। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, यह उक्ति किसका? मेगास्थनीज का। पहले बोल दिए हैं। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटीयोकस वंश से अंजीर, शराब और दार्शनिक भारत को भेजने का आग्रह किया था? तो बिंदुसार ने भेजा था। देखिए, बिंबिसार जो है हर्यक वंश का है दोस्तों। ठीक है, अब बिंदुसार है मौर्य सम्राट। एक विदेशी राजा सीरिया के एंटीयोकस वंश से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था। किसने? तो बिंदुसार ने। अंजीर, शराब और दार्शनिक, अंजीर, शराब और दार्शनिक, अंजीर, शराब, दार्शनिक, अंजीर, शराब और दार्शनिक भेजने के लिए कहा था। भारत भेजने के लिए कहा था। किसने? बिंदुसार ने। सीरिया के एंटीयोकस वंश से, ठीक है, विदेशी राजा। सीरिया के एंटीयोकस वंश कौन? सीरिया के विदेशी राजा था, सीरिया का राजा था। एंटीयोकस वन कौन था? एंटीयोकस वन कौन था? सीरिया का राजा था। एंटीयोकस वन कौन था? सीरिया का राजा था। तो जिससे अंजीर, शराब और दार्शनिक भारत भेजने के लिए आग्रह किया था। किसने? बिंदुसार ने किया था। ओके, बिंदुसार ने किया था। एंटीयोकस वन से अंजीर, शराब इत्यादि भेजने के लिए कहा था। अंजीर, शराब, दार्शनिक भेजने के लिए कहा था बिंदुसार ने। किससे कहा था? सीरिया के राजा एंटीयोकस वन से। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी कौन सा उल्लेख में मिलता है? 13वां बृहत अभिलेख में मिलता है। ठीक है, 13वां बृहत और दूसरा और 13वां जो है संगम राज्य के बारे में बताता है। ओके, लेकिन 13वां जो है कलिंग पर चढ़ाई के बारे में बताता है। 261 ईसा पूर्व में चढ़ाई किया था अशोक ने। और कलिंग जो है दक्षिण भारत को नियंत्रित करता था, स्थलीय समुद्रिक सीमा को। 13वां बृहत अभिलेख में मिला है कलिंग की चढ़ाई का अशोक ने किया था। जो बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था। इस प्रांत का पहचान करें।
तो उज्जैन का था। उज्जैन का गवर्नर था अशोक। ओके, अशोक कहाँ का गवर्नर था? एंटियोकस वन सीरिया का राजा था। इससे अंजीर शराब दार्शनिक भेजने के लिए बिंदुसार ने कहा। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी 13वां बृहत्तर अभिलेख में मिलता है। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था। जब बिंदुसार मर रहा था उस समय अशोक एक गवर्नर था एक प्रांत का, तो उसका पहचान करें तो उज्जैन का ये गवर्नर था। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक गवर्नर था। कहाँ का? उज्जैन का। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की थी कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे? 5वां अभिलेख में या प्रथम अभिलेख में? तो पृथक शिलालेख में बताया था। प्रथम शिलालेख नहीं, 5वां शिलालेख है दोस्तों। 5वां शिलालेख है जिसमें बताया था अशोक कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। 5वां बृहद शिलालेख है जिसमें अशोक ने घोषणा किया था। इसमें गलत मिला हुआ, ठीक है। अशोक ने घोषणा किया था सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। किस अभिलेख में बताया था? 5वां बृहद शिलालेख में बताया था। अशोक ने घोषणा की थी कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। 5वां बृहद शिलालेख में बताया था। ओके, सभी मनुष्य मेरे बच्चे कौन से अभिलेख में बताया था? 5वां अभिलेख में। इसमें गलत आंसर दिया हुआ, टिक भी किया हुआ गलत है दोस्तों, ठीक है। कौन सी घोषणा युद्ध एवं हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुखों को स्पष्ट करता है? तो कलिंग का पृथक शिलालेख, ठीक। कलिंग का पृथक अभिलेख जो है युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुखों को स्पष्ट करता है। कलिंग का हिंसा और युद्ध के प्रति अशोक का जो आंतरिक दुख है बताता है। कलिंग का जो पृथक अभिलेख है। 5वां तो बोलता है सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। ओके, मानसेरा तो इमरजेंसी में यूज किया जाता था, भोजन वगैरह रखा जाता था। किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा की थी कि मैं अंकित है कि मैं किसी समय चाहे मैं खाता रहूं, सोता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतःशाला में रहूं, जहां भी रहूं मेरे महाअमात्य मुझे सार्वजनिक काम के लिए संपर्क करेंगे। तो 6ठे शिलालेख में बताया गया। और सभी मनुष्य मेरे बच्चे 5वां अभिलेख में बताया गया है। अशोक ने बोला था कि मैं कहीं भी रहूं, सोता रहूं, खाता रहूं, रानी के साथ रहूं या अंतःशाला में रहूं, ठीक है, मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं मेरे अमात्य, ठीक है। ये 6ठे अभिलेख में बताया गया। 6ठे शिलालेख में बताया गया। 6ठा शिलालेख में बताया गया कि मैं सोया भी रहूं तो संपर्क मेरे अमात्य कर सकते हैं। मैं सोया भी रहूं तो मेरे अमात्य संपर्क कर सकते हैं। मैं कितना बिजी रहूं तो मैं अमात्य मेरे लिए संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। किसने बोला था? तो अशोक ने बोला था। 6ठे शिलालेख में वर्णित है ये। कौन अवरोही क्रम में जिला स्तर के अधिकारियों का नाम है? तो पहला सबसे बड़ा प्रादेशिक होता था, फिर राजूक होता था, फिर युक्तक कहलाता था। सबसे बड़ा प्रादेशिक होता था, दूसरा राजूक होता था, तीसरा युक्तक होता था। ओके, प्रादेशिक होता था, राजूक होता था और युक्तक होता था। प्रादेशिक होता था, राजूक होता था, युक्तक होता था। ये अवरोही क्रम का अधिकारी है। तो सबसे बड़ा प्रादेशिक अधिकारी होता था, उसके बाद राजूक होता था और उसके बाद युक्तक होता था। ये अधिकारियों का क्रम है मौर्य काल का। प्रादेशिक, राजूक, युक्तक। मौर्य काल के अवरोही क्रम के अधिकारियों का नाम बताइए। प्रादेशिक, राजूक और युक्तक। बिष्टी क्या है? बेगारी था। बिष्टी क्या है? एक बेगारी। अशोक के समय मौर्य के राजतंत्र के बारे में सही विशेषता क्या है? पैतृक निरंकुशतावाद। तो 81 का बी है, पैतृक निरंकुशतावाद। अशोक के समय मौर्य राजतंत्र के बारे में सही विशेषण क्या है? पैट्रियार्क निरंकुशतावाद था, ठीक है। मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन है? स्तंभ। मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन है? स्तंभ कहा जाता है मौर्य काल का अच्छा नमूना, ठीक है। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे दैवीय प्रकोप होता था?
उस समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है। तो महास्थान असहगौरा, महास्थान असहगौरा, ठीक है। महास्थान असहगौरा जो है दैवी प्रकोप होता था तो उस समय इमरजेंसी अभिलेख किया गया है, ठीक है। इमरजेंसी में किस प्रकार राहत देना है ये कहाँ पर बताया गया? महास्थान जो बांग्लादेश में है, असहगौरा उत्तर प्रदेश में है। सहगौरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। महास्थान बांग्लादेश में, असहगौरा उत्तर प्रदेश में है। जो बताया गया है कि मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे देवी प्रकोप होता था के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है कहाँ से? महास्थान सहगौरा से मिलता है। महास्थान सहगौरा से मिलता है। कहाँ के अभिलेख से? मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे देवी प्रकोप होता था तो उसका सुरक्षा के लिए प्रबंध किया गया था। महास्थान असहगौरा ये जो प्लेस जो था, महास्थान कहाँ? बांग्लादेश में है। असहगौरा उत्तर प्रदेश में, जहाँ देवी प्रकोप होता था तो उसके समय राहत कार्य किए जाते थे। मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे देवी प्रकोप होता था उसके समय राहत कार्य के लिए किया जाने वाला विवरण कहाँ से मिलता है? महास्थान असहगौरा से मिलता है। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? तो महेंद्र को और संघमित्रा को। अशोक का उत्तराधिकारी कौन हुआ? कुणाल हुआ था, ठीक है। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म प्रचार हेतु किसे भेजा? तो महेंद्र को भेजा था और संघमित्रा को भेजा था। महेंद्र संघमित्रा को बौद्ध धर्म प्रचार हेतु श्रीलंका भेजा था। महेंद्र संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु। अशोक का मानसेहरा जो पाकिस्तान में है, शहबाजगढ़ी, ठीक है, शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से है, से प्राप्त बृहद शिलालेख में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो खरोष्ठी अभिलेख का प्रयोग किया गया। अशोक का जो मानसेहरा शहबाजगढ़ी है जो दोनों पाकिस्तान में से प्राप्त जो बृहद शिलालेख प्राप्त किया गया वो किस भाषा में है? तो खरोष्ठी लिपि में है। मानसेहरा शहबाजगढ़ी से भी शिलालेख पाया गया अशोक का। मानसेहरा शहबाजगढ़ी से भी अशोक का शिलालेख पाया गया है, वो किस भाषा में? खरोष्ठी लिपि में है, ठीक है, खरोष्ठी लिपि में है। मानसेहरा शहबाजगढ़ी से प्राप्त जो अभिलेख हुआ है वो किस भाषा में है? खरोष्ठी लिपि में है। ओके। अशोक का मानसेहरा शहबाजगढ़ी दोनों पाकिस्तान में है। कौन कौन पाकिस्तान में? मानसेहरा शहबाजगढ़ी कहाँ है? पाकिस्तान में। मानसेहरा शहबाजगढ़ी कहाँ है? पाकिस्तान में। मानसेहरा शहबाजगढ़ी कहाँ है? मानसेहरा शहबाजगढ़ी कहाँ है? मानसेहरा शहबाजगढ़ी कहाँ है? पाकिस्तान में है। से प्राप्त जो अभिलेख हुआ है उसका शिलालेख है किस भाषा का प्रयोग किया गया? तो खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया। बृहद प्राप्त जो शिलालेख है उससे किस भाषा का प्रयोग किया गया? तो खरोष्ठी लिपि का। कहाँ से अशोक के द्विभाषी यानी ग्रीक व आरामाइक अभिलेख प्राप्त हुआ? तो शेर ए कुना से प्राप्त हुआ यानी जिसे कंधार कहते हैं। कहाँ के अशोक के द्विभाषी यानी ग्रीक व आरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? शेर ए कुना कंधार से प्राप्त हुआ। शेर ए कुना कहाँ? कंधार से। अशोक का द्विभाषी अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? शेर ए कुना से। अशोक का द्विभाषी अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? शेर ए कुना से। अशोक का द्विभाषी अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? अशोक का द्विभाषी अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? शेर ए कुना से। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में